हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद यू पर। शुरू करेंगे फ्रेंड अपनी आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे साउंड यानी कि ध्वनि के वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुपर टेट 2022 की तैयारी में हम साइंस की क्लास कंप्लीट करवा रहे हैं। आपकी साइंस की क्लास चल रही है जिसमें हम बायो की ऑलमोस्ट क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें हमने सभी कोर्स की जितना भी आपका कंप्लीट कोर्स है सुपर टेट का, उसमें सबसे पहले थ्योरी डिस्कस की है और साथ साथ इनके वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस किया है कि बेस क्लियर होगा तो क्वेश्चन को आप एग्जाम में आसानी से क्लियर कर पाएंगे। इसी उसमें हमने फिजिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने साउंड की थ्योरी डिस्कस की थी। आज हम साउंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उन सभी को आज की इस क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए फ्रेंड के साथ में। कॉपी पेन उठा लीजिए, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा उसको डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती क्योंकि जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं इनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक इनकी आवृत्ति होती है। और ये तरंगे जो होती हैं केवल चमगादड़ या डॉल्फिन के द्वारा सुनी जा सकती है। मनुष्य जिन तरंगों को सुन सकता है उनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की होती है। जिनको हम सुन सकते हैं वो श्रव्य तरंगे होती हैं, ऑडियोबल वेव्स होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो पराश्रव्य तरंगों को जिसने सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था उनका नाम है गाल्टन। गाल्टन ने सबसे पहले पराश्रव्य तरंगों को सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है? कल मैंने आपको बताया था कि ध्वनि का तारत्व जो होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। अगर देखिए आपसे रूम का टेम्परेचर पूछ लिया जाए कि रूम का टेम्परेचर आपको दे दिया है, तो ध्यान रखना है कि अगर आपको दे दे कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि का वेग, तो आंसर होगा 334। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है तो 332 आप आंसर देंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है, एयर में होता है। सबसे अधिक किस में होता है? लोहे में यानी कि सॉलिड में। ठीक है, सॉलिड में सबसे अधिक होगा, उसके बाद लिक्विड में इससे कम होगा, और सबसे कम किस में होगा? गैस में या एयर में होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। डेसिबल इकाई का उपयोग किया जाता है किसके लिए? डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल की सबसे अधिक सीमा यानी कि 85 से अधिक जो तीव्रता होती है उसको इंसान सुन नहीं सकता है। ये हानिकारक होती है क्योंकि अगर इससे ऊपर की ध्वनि इंसान सुनेगा तो वो बहरा हो सकता है। सामान्य ध्वनि स्तर जो WHO ने बताया है वो 45 डेसिबल बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? श्रव्य परिसर यानी कि ऑडियोबल वेव्स जिसको हम सुन सकते हैं, जिनको इंसान सुन सकता है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति होती हैं। अगला क्वेश्चन है, 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके सुसंगत होगा? 100 डेसिबल का शोर संगत जो होगा किसी भी मशीन की दुकान से आने वाला शोर होगा जहाँ पर 100 डेसिबल का शोर होगा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे मैंने कल आपको बताया था कौन सी होती है? जिनमें माध्यम के कण और तरंग की गति एक दूसरे के दिशा में कार्य करती है, यानी कि जो आपकी तरंग की गति है वो भी इस तरीके से हो रही है और जो कण हैं वो भी इसी तरीके से चल रहे हैं। तो कणों की गति भी ऐसी होगी और तरंग की गति भी ऐसी होती है, यानी कि ठीक है कि पैरेलल मूव होती है, एक ही दिशा में कार्य करती है अनुदैर्ध्य में। और अनुप्रस्थ तरंगों में मैंने आपको कल बताया था कि जो तरंग की गति होती है, आपने देखा होगा पानी ऐसे 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 ऊपर नीचे होता है, तो पानी की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंगें कौन सी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, जिनकी माध्यम के कण और तरंग की गति एक दूसरे के लंबवत होती है। कि पानी अगर ऐसे बह रहा है तो कणों की गति ऐसे होगी, इधर से होगी, लंबवत होगी एक दूसरे के। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य तरंगों की आवृत्ति कैसी होगी? एक दूसरे के साथ समांतर होगी, एक दिशा में दोनों कार्य करती हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर हवा, पानी, ग्रेनाइट तथा लोहे में से किसके माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिकतम रहेगी? देखिए इस तरीके से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। मैंने आपको बताया था, आपसे पूछा जा सकता है कि वायु का वेग, मैंने आपको बताया था कि वायु का वेग अगर आपसे टेम्परेचर देकर पूछ लिया जाए कि हवा में या गैस में वेग कितना होगा,
ध्वनि की गति। तो कितनी मैंने आपको बताई थी 332, और अगर रूम टेम्परेचर आपको दे दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो 334 होगा। क्लियर है? ये तो वो आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर हवा, पानी, ग्रेनाइट तथा लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होगी? लोहे में सबसे अधिक गति होती है। ठीक है, ध्वनि की गति जो होती है सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में होती है, सॉलिड में होती है, लोहे में होती है। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती हैं क्योंकि वह अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती है। जो चमगादड़ होती हैं वो क्या करती हैं? रात के अंधेरे में उड़ती हैं और वो पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करती हैं। जब वो पराश्रव्य तरंगें किसी चीज़ से टकराकर वापस आती हैं वो उनको सुनती हैं कि उनको पता चल जाता है कौन सी चीज़ हमसे कितनी दूर है, इसीलिए वो किसी भी चीज़ से टकराती नहीं है। हम रेडियो की घुंडी, यहाँ पर हो गया है गलत, ये है रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशन के कार्यक्रम सुनते हैं। ये क्या है? ये अनुनाद के कारण होता है। अनुनाद की जब स्थिति होती है, जब कंपन होता है, तो उसके कारण ही हम जो रेडियो की घुंडी घुमाकर जो कार्यक्रम सुनते हैं अनुनाद के कारण सुनते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा अधिक होता है। आपने सुना होगा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक टेकोमा पुल था जो कि यांत्रिक अनुनाद के कारण टूट गया था। तो इसीलिए सैनिकों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, तो जब उनके देखिए कदम की आवृत्ति जो होगी पुल की आवृत्ति के अगर बराबर होती है तो क्या होगा? अनुनाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और अगर अनुनाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है, पुल में अधिक आयाम होगा, कंपन अधिक होगा, तो पुल के टूटने का खतरा अधिक होगा। इसीलिए सेना जब पुल पार करती है तो उनको कदम से कदम मिलाकर चलने की अनुमति नहीं दी जाती। तो इसीलिए वो अलग अलग धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि इस वजह से क्या है कि जो मैंने आपको बताया कि आवृत्ति, अगर पुल की आवृत्ति बराबर हो गई, जो सैनिकों के कदम की आवृत्ति है और पुल की आवृत्ति अगर बराबर होती है तो अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होती है, और अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होने पर पुल के टूटने का खतरा रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण। प्रतिध्वनि यानी कि जो भी ध्वनि किसी चीज़ से टकराकर वापस आती है वो ध्वनि कहलाती है प्रतिध्वनि। तो ठीक है, जो चमगादड़ होते हैं या कोई भी होते हैं वो परभक्षीय बाधाओं का पता कैसे लगाते हैं? डॉल्फिन इसका प्रतिध्वनि के वो जो उन्होंने प्रश्रव्य ध्वनि छोड़ी वो उस चीज़ से टकराकर वापस आई। आपने देखा कभी चमगादड़ आपसे नहीं टकराती, आपके ऊपर से उड़ जाती है, कहीं दीवार से नहीं टकराती। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने ध्वनि वो छोड़ते हैं, अगर कहीं भी उनका शिकार है वो उससे टकराकर वापस आएगा। उस चीज़ को सुनते हैं कि हमें उनको पता है कि उनका जो शिकार है, जो उनका ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर है। ठीक है, कितनी दूरी पर है। तो बाधाओं का पता किससे लगाते हैं? ये प्रतिध्वनि का निर्धारण करके लगाते हैं। किसी ध्वनि स्रोत को आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? जब ध्वनि स्रोतों की आवृत्ति में उतार चढ़ाव होता है उसको डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। अब देखिए डॉपलर प्रभाव को सबसे पहले समझते हैं, थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि डॉपलर प्रभाव की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन जोहान डॉपलर ने की थी। ठीक है, किसने? क्रिश्चियन जोहान डॉपलर ने की थी 1842 में। इसकी परिभाषा क्या है कि कोई भी ध्वनि का स्रोत, ध्वनि के स्रोत कुछ भी हो सकता है, टीवी हो सकता है, आपका रेडियो हो सकती है, या सड़क पर चलने वाला कोई वाहन हो सकता है, रेलगाड़ी हो सकती है। तो जो भी कोई ध्वनि का स्रोत है और सुनने वाले के बीच में जो आपेक्षिक गति होती है, यानी कि हम, और अगर मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर आप कहीं स्टेशन पर खड़े हुए हैं और कोई अगर रेलगाड़ी आ रही है तो जैसे जैसे वो आपके पास आएगी तो आपको उसकी ध्वनि तेज तेज सुनाई देगी, और जैसे जैसे रेलगाड़ी या गाड़ी आपसे दूर जाएगी तो आपको उसकी आवाज़ कम सुनाई देगी। ठीक है, यानी कि अगर दूरी घट रही है तो आवृत्ति कैसी है? आवृत्ति बढ़ रही है, पिच बढ़ रहा है। अगर दूरी आपके और रेल के बीच में दूरी बढ़ रही है तो आवृत्ति कैसी होगी? पिच कैसी होगी? घटेगी, आपको आवाज़ कम सुनाई देगी। तो ये क्या होता है? तो तरंग की आवृत्ति बदल जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो उसकी मूल आवृत्ति है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, कम होगी या ज़्यादा होगी, आवृत्ति बदलती रहती है। यही डॉपलर का प्रभाव कहता है। ठीक है, डॉपलर का प्रभाव क्या कहता है कि जो श्रोता होता है, स्रोत होते हैं ध्वनि के, और सुनने वाले के बीच में जो आपेक्षिक गति होती है तो उसमें तरंग की आवृत्ति बदल जाती है, कम होती है, ज़्यादा होती है। यही डॉपलर का प्रभाव है। और डॉपलर के प्रभाव को जो उपयोग किया जाता है वो ब्रह्मांड की वस्तुओं की गति का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। जल तरंगों की ध्वनि होती है, जल तरंगें जो होती हैं और ध्वनि तरंगें जो घटित होती हैं, ये सब किसके
होती हैं, डॉपलर प्रभाव के द्वारा इनका पता लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी कम से कम 30 मीटर की होनी चाहिए। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप ध्वनि के बहुल परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। कल मैंने आपको सोनार बताया था। सोनार क्या है, रडार वेव्स क्या है? रडार वेव्स वो होती हैं जो आसमान में निगाह रखने के लिए यूज़ होती हैं, और सोनार वेव्स वे होती हैं जो समुद्र में निगाह रखने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, रडार आसमान में निगाह रखने के लिए होती हैं और सोनार समुद्र में निगाह रखने के लिए होती हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को पहचान और रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है, क्या कहा जाता है? सोनार कहलाता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक धातु में होता है। किस स्तर यानी कि डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि कहलाती है? कल मैंने आपको बताया था कि 75 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो होती है वो हानिकारक होती है, जो कि ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत वो आती है। मनुष्य के लिए सामान्य ध्वनि 45 डेसिबल होती है। ध्वनि प्रदूषण को या ध्वनि को किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। ध्वनि प्रदूषण में डेसिबल से कि ध्वनि तीव्रता को किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। या सुनने के लिए मनुष्य का मानक स्तर ध्वनि का कितना होता है? 45 होता है। और 85 के ऊपर इंसान बहरा हो जाता है। अगर 140 डेसिबल की ध्वनि है तो इंसान उसमें पागल हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्न में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगे। जब हम टीवी चलाते हैं तो उसमें रिमोट जो नियंत्रण में होता है किसके? रेडियो तरंगों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है क्या कहलाती है? वो सोनोग्राफी, जिसमें हम पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती? ध्वनि तरंगे जो होती है वो शून्य में संचरण नहीं करती है। ध्वनि नहीं गुजर सकती किस में से? निर्वात में से, यानी कि वैक्यूम, जहाँ पर एयर ना हो वहाँ से ध्वनि तरंगे नहीं गुजर पाती हैं। पराध्वनिक विमान कौन सी प्रभाती तरंग पैदा करते हैं? पराध्वनिक विमान पराश्रव्य तरंगे पैदा करते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, जहाँ पर एयर नहीं है वहाँ पर निर्वात में ध्वनि सुनाई नहीं देती। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा की ओर इंगित होती है। देखा होगा कि जब हम जोर से चिल्लाते हैं तो हम दोनों तरफ हाथ ऐसे रख लेते हैं, क्यों? क्योंकि इस स्थिति में जो ध्वनि की ऊर्जा होती है वो सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी और आवाज़ आपकी बहुत दूर तक जाएगी, तेज़ सुनाई देगी, जो आपका पिच होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष बनने का कारण है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील, वायु, निर्वात तथा जल में ध्वनि सबसे तेज यात्रा किस में होती है? सबसे तेज ध्वनि की गति स्टील में होती है, यानी कि लोहे में, ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, सो फ्रेंड, ये थे हमारे वन लाइनर इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्वनि से रिलेटेड। कल हमने ध्वनि की जो थ्योरी क्लास थी वो डिस्कस की थी, आज हमने इसके वन लाइनर क्वेश्चन आपको क्लियर कराए हैं। तो उम्मीद करती हूँ टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, और यहाँ से अगर एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आप उसको आसानी से क्लियर कर पाएंगे। देखिए, जो बच्चे आर्ट के हैं, आर्ट के स्टूडेंट हैं, उनको साइंस थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। साइंस आपको ऐसे कराऊंगी कि आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी। आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाती हूँ, आज मैंने थोड़ा स्लो पढ़ाने की कोशिश की है। एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि मैम आप तेज़ पढ़ाते हैं, तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा स्लो पढ़ाइए, क्योंकि हम आर्ट के स्टूडेंट हैं। तो अगर साइंस के स्टूडेंट हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको साइंस इसको आसानी से क्लियर कर पाएंगे। लेकिन थोड़े आर्ट के जो बच्चे हैं उनको साइंस समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, साइंस इतना हार्ड नहीं है। आप इसको समझिए, क्वेश्चन आंसर को कीजिए, अपने नोट्स तैयार रखिए। नोट्स तैयार करेंगे, बेस क्लियर होगा, क्वेश्चन को आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। यही मैं आपको हर बार ये चीज़ कहती हूँ, क्वेश्चन का रट्टा मत मारिए, किसी भी चीज़ को रटिए मत, समझिए। ठीक है, तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है कि आप आर्ट के स्टूडेंट हैं, साइंस आपको समझ में नहीं आएगी। आपको ऐसे कराऊंगी कि आपको साइंस समझ में आएगी और आप आसानी से क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ, तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।